और एज एन असिस्टेंट कमांडेंट 1975 में ये रिक्रूट हुए थे और 2013 में एज एन एडीजी, जो हाईएस्ट रैंक हम बोल सकते हैं कि एक असिस्टेंट कमांडेंट पहुंचता है हाईएस्ट रैंक पर, तो वहाँ से सर की रिटायरमेंट हुई थी। इस तरीके से राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस का इम्पीचमेंट होता है, उसी प्रकार से सीएपीएफ में किसी भी सर्विस में ट्रांसफर दो ही कारणों से होना चाहिए, या तो प्रूवन इंसैनिटी या प्रूवन मिसबिहेवियर। सरकार को अविलंब आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन मानते हुए सीएपीएफ की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर देनी चाहिए। एक ऑफिसर एडीजी लेवल पे पहुंचता है तो बाकी सारे ऑफिसर्स को भी सेम सैलरी मिलेगी। मुक्त डाल पर उड़ने वाले पंछी बहुत सुखी हैं, राजमहल में जलने वाले दीपक बहुत दुखी। ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, ये आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन देती हैं। जितनी भी इसकी सिस्टर एजेंसीज हैं जी, एनडीआरएफ है, एसपीजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, एसडीजी है, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप है, पहले पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप भी था। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे इनसे ऑफिसर्स 3 साल से लेके और 7-8 साल तक डेपुटेशन पर रह सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो यूनिफॉर्म है दैट इज़ द सिंबल ऑफ प्राइड एंड द सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो। तो क्या फ्यूचर देखते हैं सर सीएपीएफ का? जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकत एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। अभी रिसेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था रिगार्डिंग दिस कि क्या कैडर रिव्यू होता है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज सीएपीएफ को मिलने के बाद क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और उस जजमेंट में ये मेंशन था कि अब आईपीएस का डेपुटेशन थोड़ा कम हो पाएगा सीएपीएफ में। सीएपीएफ के खुद के ऑफिसर्स हैं, कैडर ऑफिसर्स हैं, उनमें जो एक स्टैग्नेशन था वो ब्रेक होगा। इसके अलावा बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, जैसे कि एनएफएफयू क्या होता है, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, उसके बारे में बात करेंगे। सीएपीएफ की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कि लाइफ ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, इसके बारे में स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं तो उस बारे में बात करेंगे। और सीएपीएफ का फ्यूचर कैसे है आने वाले समय में, तो उस बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं एक्स एडीजी सीआरपीएफ एचआर सिंह सर। वेलकम सर। थैंक यू। और सर ने 38 ईयर्स की सर्विस दी है सीआरपीएफ में, उसमें 6 साल का एनएसजी में डेपुटेशन रहा है। इंडिया का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जो सर ने सर्व नहीं किया जहाँ पे। और एज एन असिस्टेंट कमांडेंट 1975 में ये रिक्रूट हुए थे और 2013 में एज एन एडीजी, जो हाईएस्ट रैंक हम बोल सकते हैं कि एक असिस्टेंट कमांडेंट पहुंचता है हाईएस्ट रैंक पर, तो वहाँ से सर की रिटायरमेंट हुई थी। तो काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस है, काफ़ी डाइवर्स लर्निंग्स हैं और ये एक्सपीरियंस से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और आप भी आज बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए चीज़ों को शुरुआत करते हैं। सर, स्टूडेंट्स मोस्टली ये जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज का भी ये जजमेंट आया है। 2019 में भी एक जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है और ये होता क्या है और इसके क्या बेनिफिट मिलेंगे सीएपीएफ पर्सनल को? नमस्कार, बहुत खुशी है कि आज मैं आपको सीएपीएफ संबंधी कुछ जो आपको डाउट है या आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए उसको दे पाऊँगा। मैं बताना चाहूँगा कि जो सीएपीएफ है, जिसको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बोलते हैं, इसमें मुख्य तौर से 5 फोर्सेज आती हैं: सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ। और इन सारी 5 फोर्सेज का अलग अलग रिक्रूटमेंट होता है। आजकल तो यूपीएससी के थ्रू होने लगा, पहले एसएसबी के थ्रू होता था। तो मैंने 1975 में एज ए डायरेक्टली अपॉइंटेड गजेटेड ऑफिसर इस फोर्स को ज्वाइन किया था। और इनका जो सर्विस कंडीशन और पे स्केल है एज पर एक्ट एंड रूल, वो वही था जो ऑल इंडिया सर्विसेज का होता है। अभी जो हाल में जजमेंट आया है 23 मई 2025 को, ये पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ही एक एक्सटेंशन है या क्लैरिफिकेशन है। 5 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार सीएपीएफ को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस का स्टेटस दिया गया था, लेकिन वो पार्टली सरकार ने लागू किया और पार्टली उसको लागू नहीं किया। उसमें कुछ लूप होल थे, जैसे 100% अगर ओजीएस का स्टेटस दे दिया होता तो जो प्रमोशन का पेस बाकी सर्विसेज में है वही सीएपीएफ में हुआ होता। उसी चीज़ को दूर करने के लिए दोबारा हम लोगों ने कंटेम्प्ट केस किया और उस कंटेम्प्ट केस का ये क्लैरिफिकेशन या जजमेंट 23/5/2025 को आया। ये डबल बेंच का जजमेंट था, जिसमें जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस भुइयाँ, इन दोनों जस्टिस ने 27 फरवरी को इसकी लास्ट हियरिंग किया था और जजमेंट को रिजर्व कर दिया था। अब हम लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद ये डिसीजन ना आए, क्योंकि जस्टिस ओका 24 मई से रिटायर हो रहे थे। और मैं इसमें विशेष ये बताना चाहूँगा कि जस्टिस ओका की मदर 22 मई को एक्सपायर हो गई। वो उनके अंतिम संस्कार के लिए थाने गए
और अंतिम संस्कार करके वापस रात की फ़्लाइट से दिल्ली आए। और अगले दिन उन्होंने 23 मई को CGI से रिक्वेस्ट किया कि उनको आखिरी आवर तक काम करने दिया जाए, जिससे अपने पेंडिंग जजमेंट जो रिजर्व किए हुए हैं उन पर फैसला दे सके। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और जिससे पूरे CAPF में जो भी डाउट था वो सारा क्लियर कर दिया है। इस निर्णय के अनुसार सभी CAPF ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस है और उसके जितने भी बेनिफिट ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस के हैं, पहले वो कहते थे कि सब सारे एट्रीब्यूट पूरे नहीं हैं, SAG ग्रेड तक प्रमोशन बराबर नहीं होता है या कुछ लोग डेपुटेशन पे बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस मान के एक बेनिफिट दे दो और दूसरे बेनिफिट डिनाई कर दो। तो बहुत स्पष्ट रूप से एक पैरा लिखा है कि जितने भी ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस के बेनिफिट हैं दे विल ऑल फ्लो नेचुरली। तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज को और जो बाकी ग्रुप ए सर्विस को बेनिफिट है वही सारे बेनिफिट CAPF की सर्विस को लागू होंगे। और इसके लिए उन्होंने 3 महीने का टाइम DOPT को, MHA को, और 3 महीने का टाइम DOPT को, कुल मिला के 6 महीने के अंदर सर्विस रूल और रिक्रूटमेंट रूल को अमेंड करना और कैडर रिव्यू करने का आदेश दिया है। पहले इस पर स्टे ले लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था कि कैडर रिव्यू नहीं हो सकता। 2021 से कैडर रिव्यू पेंडिंग था। कैडर रिव्यू में भी जो पोस्ट बनती है, नई पोस्ट क्रिएट होती है एज पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर्स, तो वो नॉर्मली कैडर को ही जानी चाहिए। लेकिन अभी तक वो कुछ पोस्ट IPS ले जाते थे, कुछ पोस्ट कैडर को मिलती थी और रेगुलरली जो हर 5 साल बाद कैडर रिव्यू होना चाहिए वो नहीं भी होता था। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि अभी कुछ बेनिफिट्स हैं, जो सारे बेनिफिट्स हैं वो मिलने चाहिए, 1-2 बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विसेज का। तो क्या आप डिटेल में बता सकते हैं कि वो किस तरीके के बेनिफिट्स हैं जो अभी CAPF ऑफिसर्स को मिलने जा रहे हैं? पहला तो ये है कि जो लेंथ ऑफ स्पेंड है, जैसे जूनियर टाइम स्केल के बाद सीनियर टाइम स्केल ये पहले से ही बेनिफिट था। अगर आपको वैकेंसी नहीं है, प्रमोशन नहीं होता है तो आपको पे स्केल नेक्स्ट मिल जाता था। लेकिन जो बाकी रैंकों में, मान लिया एक ऑफिसर एडिशनल DG रिटायर हुआ तो उसके बैच के सभी ऑफिसर, अगर वैकेंसी नहीं है तो सबको एडिशनल DG की पे मिल जाएगी। ये एक खास इसमें बेनिफिट होगा जिसको हम NFFU पे बोलते हैं, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। अगर वैकेंसी नहीं है तो आपको सैलरी नेक्स्ट पे की, नेक्स्ट रैंक की मिल जाएगी। तो खासकर ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस में, जिसको OGS बोलते हैं, 4-5 खास एट्रीब्यूट होते हैं। पहला एट्रीब्यूट है कि जो हाईएस्ट कैडर पोस्ट है, इट शुड नॉट बी बिलो द पोस्ट ऑफ SAG सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जिसका पे स्केल 37,400 से लेके 67,000 तक होता है और 10,000 की ग्रेड पे होती है। दूसरा एट्रीब्यूट है कि इसके अंदर सभी स्टैंडर्ड ग्रेड होने चाहिए, जो जूनियर टाइम स्केल से लेके सीनियर टाइम स्केल, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, NFSG और SAG, मतलब जूनियर टाइम स्केल से लेके सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक सभी स्टैंडर्ड पे स्केल होने चाहिए। तीसरा है कि 50% वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जानी चाहिए। चौथा है जितनी भी वैकेंसी जूनियर टाइम स्केल से ऊपर हैं SAG लेवल तक, वो सभी बाई प्रमोशन नेक्स्ट हायर रैंक के लिए भरी जानी चाहिए। तो इस तरीके से एक अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन हमारे लोगों को मिलेगा। और जो 6th पे कमीशन ने रिकमेंडेशन किया था कि अगर एक IAS अफसर मान लिया 1975 बैच का है तो 2 साल का गैप हो सकता है IAS के और बाकी ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस के प्रमोशन में, तो हमारा 77 बैच का ऑफिसर उसी लेवल पे जाएगा जिस लेवल पे IAS अफसर 1975 बैच का जाएगा। या अगर इसको आज के रूप में लें, अगर कोई 2025 बैच का IAS ऑफिसर जिस स्केल पे है तो 2023 बैच का ऑफिसर बाकी सर्विस का उसके इक्विवेलेंट होगा। 2 साल का उसमें प्रमोशन में और सर्विस कंडीशन में गैप होगा। तो ये खास इसमें बेनिफिट होगा। एज यू टोल्ड कि अब सेम लेवल पे अगर कोई बैच का एक ऑफिसर ADG लेवल पे पहुंचता है तो बाकी सारे ऑफिसर्स को भी सेम सैलरी मिलेगी। इसके अलावा IPS का डेपुटेशन कम होगा तो ये काफ़ी साइकोलॉजिकल बूस्ट है हमारे ऑफिसर्स के लिए, या मोटिवेशन का काम करेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूँगा कि जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत सब्जेक्टिव इशू है। कई लोग पियोन के जॉब में बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, कई लोग हाईएस्ट जॉब करके भी सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे केस ऐसे आए हैं जहाँ पे DG ने, सेक्रेटरी ने सुसाइड कर लिया। अभी हाल ही में कई राज्यों का इस तरह का केस सामने आया था। इसमें एक प्रसिद्ध 2 लाइन है कि मुक्त डाल पर उड़ने वाले पंछी बहुत सुखी हैं, राजमहल में जलने वाले दीपक बहुत दुखी हैं। तो ये बहुत सब्जेक्टिव इशू है। जॉब सेटिस्फैक्शन मेरे हिसाब से जो CAPF की क्वालिटी ऑफ सर्विस है, सेंट्रल सर्विस है, ऑल इंडिया लेवल पे मूवमेंट का मौका मिलता है,
सभी ऑफिसर सेल्फ कंटेंट किंगली लाइफ जीते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट का किसी और पोस्ट से कोई तुलना नहीं है। मैन पावर रिच है, अपनी गाड़ियां हैं, इंडिपेंडेंट कैम्प है, इंडिपेंडेंट कमांड है और अपना वायरलेस स्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ कंटेंट है। तो अगर आप आत्मसम्मान और एक अच्छी नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए CAPF से सर्विस कोई अच्छी नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। लेकिन बाकी सर्विस है, उनका अलग अलग मजबूरी है, अलग अलग सर्विस कंडीशन है और जैसी वर्क कल्चर बन जाती है फिर उसी तरह से लोग ढल जाते हैं। लेकिन CAPF एक ऐसी फोर्स है जिसमें ना तो कोई राजनीतिक दखल है, ट्रांसफ़र है तो 3 साल का है। अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होके हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी आ रही है और ऐप बेस्ड चीज़ें हो रही हैं। तो आप जबकि हर चीज़ को देख सकते हैं कि आपको अगर कंपैसेंट पोस्टिंग चाहिए उसके लिए भी एक व्यवस्था है। अगर हर 3 साल के बाद, पहले यूनिटें मूव हुआ करती थी, जब मैं DIG ऑफिसर तो हमने इस चीज़ को कहा कि लोग विद स्टॉक एंड बैरल मूव करते हैं, उसमें बहुत मैन पावर और एसेट्स का नुकसान होता है। तो हमने कहा कि हेडक्वार्टर परमानेंट कर दो, सिर्फ मैन पावर का ट्रांसफ़र करो। वो अभी काफ़ी साल से लागू है और उसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत इंप्रूव हुई है और सेटिस्फेक्शन लेवल भी बहुत बढ़ गया है। तो अभी सिर्फ मैन पावर हर 3 साल में एक ऐप है, उसके थ्रू ट्रांसफ़र होती है और बाकी कोई मूवमेंट नहीं है। आइडियली मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस का इम्पीचमेंट होता है, उसी प्रकार से CAPF में किसी भी सर्विस में ट्रांसफ़र 2 ही कारणों से होना चाहिए, या तो प्रूवन इंसैनिटी या प्रूवन मिसबिहेवियर। नीड बेस्ड ट्रांसफ़र हो, अदरवाइज रूटीन ट्रांसफ़र से कोई खास फ़ायदा नहीं होता है। ओके सर, थैंक यू, आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। एक सर लोगों को डाउट रहता है रिगार्डिंग द ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, आप इस बारे में क्या समझते हैं, थोड़ा अगर बता पाएँ तो। ये एक ऑर्डर था दिसंबर 2003 का, जिसमें 1 जनवरी 2004 से आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन को छोड़ के बाकी सब की ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी। और उसमें कारण ये दिया गया था कि सरकार के पास इतना आर्थिक रिसोर्सेज नहीं है जिससे वो इतनी बड़ी संख्या में जो रिटायर्ड लोग हैं उनको पेंशन दे सके। अब CAPF पहले से ही आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन है, लेकिन ये कहीं गलती हो गई, चूक हो गई कि जो उन्होंने इसको आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन होते हुए भी CAPF वालों की भी पेंशन इसमें बंद कर दी। जो 3 हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन तीनों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रही है। अब गवर्नमेंट को डर है कि शायद बाकी लोग भी पेंशन मांगेंगे, टीचर्स लोग भी मांग रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट वाले भी मांग रहे हैं। अभी रामलीला मैदान में एक आंदोलन भी हुआ जिसमें बहुत दसियों लाख लोग इकट्ठे हुए और सबने डिमांड किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करो। तो डेफिनेटली एक एक्सचेकर पे बहुत बड़ा बोझ होगा। लेकिन जहाँ तक आर्म्ड फोर्सेज की सर्विस का सवाल है, इनको बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत डिफ़िकल्ट हालात में ये सेवा करते हैं और देश की सिक्योरिटी जो एक बहुत ही प्रायोरिटी का आइटम है उसको ये मैनेज करते हैं। इसलिए सरकार को अविलंब आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन मानते हुए CAPF की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर देनी चाहिए। जहाँ तक NPS है, न्यू पैटर्न स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, या UPS है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये दोनों ही उसकी तुलना में कहीं नहीं आते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में लास्ट सैलरी ड्रांट का या एवरेज 10 महीने की सैलरी का 50% बेसिक पे प्लस डियरनेस रिलीफ, जो मार्केट बेस्ड, जैसे जैसे प्राइस राइज होगा, महंगाई बढ़ेगी, वैसे वैसे डियरनेस रिलीफ या सर्विंग को DA डियरनेस अलाउंस और रिटायर्ड लोगों को डियरनेस रिलीफ मिलता था। लेकिन जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें अगर कोई जवान या कोई अधिकारी या कोई एम्प्लॉई मान लिया 20 साल की नौकरी के बाद पेंशन जाता है, 20 साल का भर्ती हुआ, 20 साल नौकरी किया, 40 साल की उम्र में आ गया, तो उसको पेंशन तब स्टार्ट होगी जब उसकी उम्र 60 साल हो जाएगी। इस तरह के कई छोटे छोटे लैकुनाज हैं जिससे वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इनका ड्यूटी देखते हुए अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जब भी देश के ऊपर असली थ्रेट आई है उसमें हमेशा सेंट्रल आर्म फोर्सेज ने अपने जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी किया है। अभी BSF के भी कई जवान शहीद हुए हैं, कई इंजर्ड हुए हैं गोलाबारी में, और जो बॉर्डर पे आर्म फोर्सेज के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी कर रहे थे। तो ये एक ऐसा मौका है जब सरकार को CAPF के लिए यूनिफाइड ये ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर देना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सजेशन है आपका और हमारी भी यही डिमांड है सरकार से कि OPS अगर आप जब इंडियन आर्म फोर्सेस को दे सकते हो तो यहाँ पे आपको अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो CAPF पर्सनल्स हैं या ऑफिसर्स हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटते हैं। एक सर, जब हम इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करते हैं इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सरकार कंसिडर करती है, और आज के समय में इंटरनल सिक्योरिटी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, या कहीं उससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है।
चाहे हम किसी भी थिएटर की बात कर लेते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात है या नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज़ की बात है या जम्मू कश्मीर की बात है, आप जहाँ पे आम आदमी की सोच भी नहीं पहुँचती वहाँ पे CAPF पर्सनल या ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी देते हैं। तो लेकिन फिर भी लोग, सोसाइटी उनके एफर्ट्स को कम रिकॉग्नाइज करती है, इवन उनकी आइडेंटिटी को भी रिकॉग्नाइज नहीं करती है। वो पुलवामा में अटैक हुआ, उसके बाद भी लोग समझते थे कि ये इंडियन आर्मी पे अटैक है, लेकिन जबकि वो CRPF पे अटैक था। सर, वी रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी, वी रिस्पेक्ट इंडियन नेवी, वी रिस्पेक्ट इंडियन एयरफोर्स, लेकिन CAPF को अनसंग हीरोज बोला जाता है। ये सोसाइटी रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पा रही है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? सर, क्या ये सरकार का फेलियर है या सोसाइटी का फेलियर है या हमारा फेलियर है? ये जैसे जैसे अवेकनिंग आ रही है पब्लिक में, अब जैसे नक्सलवाद का सफाया करने के लिए बहुत लार्ज स्केल पे CAPF का डिप्लॉयमेंट हुआ। उसमें शुरू में तो सभी फोर्सेज थी, बाद में CRPF का ज़्यादा छत्तीसगढ़ में और जहाँ भी नक्सल प्रभावित राज्य या जिले थे वहाँ पे CRPF का बहुत बढ़ चढ़ के इस्तेमाल हुआ। और जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ थ्रेट है, चाहे टेररिज्म से हो, चाहे नक्सलिज्म से हो, चाहे एक्सट्रीमिज्म से हो, काउंटर इंसर्जेंसी से हो, वो सब उसका जो ब्लंट है वो CAPF फेस करती रही है। धीरे धीरे पब्लिक परसेप्शन चेंज हो रहा है। जब पुलवामा अटैक हुआ तो पूरे देश के अंदर एक जागृति आई कि भाई ये लोग कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं, घर से दूर रहते हैं, त्यौहार अपने साथ नहीं मना पाते हैं। एक सेंटिमेंट उभर के आया था कि ये भी एक विशेष अंग है समाज का जो अपने घरों से दूर रह के देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए समर्पित है। तो ये मैं इसको दुर्भाग्य ही कहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे जनता समझ रही है कि अभी 26 जनवरी पे आपने देखा होगा जो झांकी निकलती है उसमें डेयर डेविल के रूप में मोटरसाइकिल से हो, चाहे हमारी महिला बटालियन का परेड हो, चाहे हमारा बैंड का दस्ता हो, चाहे कैमल दस्ता हो, ये CAPF के दस्ते की एक अलग ही पहचान होती है। और उससे पब्लिक ये समझ रही है कि ये फोर्सेज भी एक अनुशासित फोर्स है, प्रोफेशनल फोर्स है और एक हमारे समाज का और हमारे जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसका एक अभिन्न अंग है। तो मैं तो ये कहूँगा कि CAPF अनसंग हीरो नहीं है, बल्कि ये तो एक देश के वास्तविक हीरो हैं। मैंने इतनी लंबी नौकरी की, मुझे हमेशा अपनी नौकरी पे प्राइड रहा है और पूरा संतोष रहा है। और मैं तो चाहूँगा कि जितने भी न्यू एंट्रेंट हैं वो इसको एज ए चैलेंज और एज ए एक ब्राइट कैरियर समझ के ज्वाइन करें और बिल्कुल अच्छी भावना के साथ इसमें नौकरी करें। ना प्रमोशन की कमी है, ना पैसे की कमी है। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये ओल्ड पेंशन स्कीम वो छोटी छोटी चलती रहती है और धीरे धीरे ये सब चीज़ें एड्रेस हो रही हैं। तो सर्विस कंडीशन भी इम्प्रूव हो रही है। और हमारे गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन सब अर्धसैनिक बलों की बहुत प्रशंसा की है और उनके कार्य को सराहा है। यहाँ तक कि जो DGMO थे, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, राजीव घई, उन्होंने भी अर्धसैनिक बलों की प्रशंसा की है और उनके कार्य को सराहा है। तो अब जनता समझ रही है बहुत अच्छा कैरियर है और बहुत ये एक चैलेंजिंग आपको रोल देता है, आपको सेटिस्फैक्शन देता है। जो प्रमोशनल इशूज थे कि असिस्टेंट कमांडेंट को 12-12, 13-13 साल में प्रमोशन नहीं मिल रहा था, अब ये हाल के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से जब इसको हर पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइज सर्विस मान लिया गया है तो ये सारे इशू इससे एड्रेस हो जाएंगे। तो मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर और कोई आपका सवाल है तो बताइए। एक सर, मेरा बस छोटा सा सवाल ये है कि आप CAPF का फ्यूचर कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारी इतनी एज नहीं है जितना आपके पास एक्सपीरियंस है और हम भी हमारी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को अवेयर कर सकें अबाउट द रोल ऑफ CAPF, अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ CAPF और असिस्टेंट कमांडेंट बन के वो अच्छे से अपनी सर्विस दे सके, कंट्री में डायरेक्टली सर्व कर सके। हमारे यहाँ पे जो यूनिफॉर्म है दैट इज़ द सिंबल ऑफ प्राइड एंड द सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो। तो क्या फ्यूचर देखते हैं सर CAPF का आप? CAPF का बहुत ब्राइट फ्यूचर है और ये आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में देश का एक इम्पोर्टेंट एपरेटस है। और जहाँ तक इसके जवानों का और सभी रैंक का, हाईएस्ट रैंक तक का भविष्य का सवाल है, वो बहुत ही सुरक्षित है। और सर लास्ट बस मेरा एक सवाल रहेगा कि जो स्टूडेंट्स असिस्टेंट कमांडेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी अगस्त में उनका एग्ज़ाम है और या फिर इन फ्यूचर का भी वो तैयारी करेंगे, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? पूरी लगन के साथ तैयारी करें, इधर उधर भटकाव नहीं करें। ये तो एक यूनिफॉर्म सर्विस है जो एक अलग ही अपने को प्राइड देती है। बाकी सर्विस का इसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। वैसे अपना अपना परसेप्शन है, किसी को कोई नौकरी अच्छी लगती है, किसी को कोई नौकरी अच्छी लगती है, लेकिन जो आनंद और जो सेटिस्फैक्शन और जो समाज के अंदर एक पहचान यूनिफॉर्म सर्विस की है वो बाकी सर्विस की नहीं है। मैंने तो एज ए असिस्टेंट कमांडेंट ही
पूरा सेटिस्फैक्शन पाया है। 11 साल में प्रमोशन हुआ था और हर रैंक में, इवन जिस एकेडमी ने हमें ट्रेंड किया था मैं उसके हाईएस्ट रैंक तक एज ए डायरेक्टर एकेडमी रहा और पूरा सेटिस्फैक्शन राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल रिटायरमेंट मुझे मिलता रहा। और यही मैं उम्मीद करूँगा कि इसको एक अच्छा कैरियर ऑप्शन मान के लोग चुनें और इसका जो एक प्राइड है उसको महसूस करें और इन CAPF को एज ए ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करें। ओके सर, थैंक यू आपका वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए, बच्चों को देने के लिए, इतनी गाइडेंस देने के लिए। इसके अलावा अपने बहुत सारे डाउट्स हैं जो क्लियर कर दिए हैं स्टूडेंट्स के माइंड में जो चल रहे थे रिगार्डिंग द कि CAPF में कैरियर अपॉर्चुनिटी कैसी है, ये रिसेंट में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, NFFU क्या है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स के अगर कोई डाउट होंगे तो डेफिनेटली हम फिर से इस बारे में चर्चा करेंगे सर, और आप अपना कीमती समय एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी। कि ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं ये आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन देती हैं। जितनी भी इसकी सिस्टर एजेंसीज हैं जी, NDRF है, SPG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, SDG है, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप है, पहले पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप भी था। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे इनसे ऑफिसर्स 3 साल से लेके और 7-8 साल तक डेपुटेशन पे रह सकते हैं और उसमें उनको बहुत अलग अलग तरीके का अनुभव होता है। जो लोग NCR के आसपास के रहने वाले हैं वो SPG में डेपुटेशन पे आ जाते हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहते हैं और बहुत सारे मौके विदेश UN मिशन में जाने के भी मिलते हैं जिसमें हमारी महिलाएं भी और जेंट्स का भी, मेल और फीमेल दोनों कंटिजेंट कई देशों में, लाइबेरिया, कोसोवो, हैती, कोंगो, अलग अलग देशों में जाने का मौका मिला जहाँ पे उनको बहुत अधिक मात्रा में जो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाती है और एक यूनिक एक्सपीरियंस लेके दूसरे देश से वो लोग आते हैं। तो ये एक इन फोर्सेज का एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बहुत वाइड रेंज आपको अपॉर्चुनिटी दिलाती है। थैंक यू सो मच सर, या आपने इतना अच्छे से चीज़ों को ब्रीफ किया, स्टूडेंट्स को समझाया। मेरी स्टूडेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि CAPF की अवेयरनेस फैलाने का जो हमारा जिम्मा है वो पूरा हो सके, जो हमारा मुद्दा है वो उठ सके, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच सके, चाहे वो OPS की बात हो। इसके अलावा जल्द से जल्द रिफॉर्म्स CAPF में और बेटर हो सके, तो ये हम अपेक्षा करते हैं सरकार से भी। सोसाइटी उतनी ही CAPF को रिकॉग्नाइज करे जितनी बाकी इंडियन आर्म फोर्सेस को करती है, ये भी हम अपेक्षा करते हैं। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के लास्ट में वीडियो कंप्लीट लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद।